हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत 16 जनवरी 1942 से होती है, जहाँ पे जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया था और इस अटैक के बाद अमेरिका जापान पर अटैक करना शुरू करते हैं। इसीलिए नेवी के बहुत सारे प्लेन्स, एयरक्राफ्ट साउथ पैसिफिक के अंदर जितने भी जापानीज पनडुब्बी थे उन्हें नष्ट करने के लिए चले जाते हैं। हम एक खास एयरक्राफ्ट को देखते हैं जिसमें पायलट हेरोल्ड, फिर टोनी और रेडियोमैन जीन होता है। ये लोग भी जापान के पनडुब्बी पर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन जब ये लोग अपना काम वापस करके आ रहे होते हैं तब अचानक से वेदर काफी खराब हो जाता है और ये लोग देखते ही देखते आसमान में बहुत ही ऊपर चले जाते हैं और अपना रास्ता भी भूल जाते हैं। काफी देर तक घूमने के बाद इन्हें पता चलता है कि इनका फ्यूल टैंक भी अभी खाली होने वाला है। जीन रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल क्लियर ना होने के कारण कुछ भी कनेक्शन नहीं होता। ये लोग बार बार रेडियो को ऑन ऑफ करते हैं और तो और मॉर्स कोड के जरिए भी मैसेज भेजने का ट्राई करते हैं, लेकिन देखते ही देखते इनका फ्यूल भी अभी खत्म होने वाला था। इसीलिए पायलट हैरोल्ड कहता है अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है और इसीलिए हमें इस बहुत ही बड़े विशाल समुद्र के ऊपर ही लैंडिंग करनी होगी। अब ये लोग अपना सारा जरूरी सामान निकालते हैं और देखते ही देखते ये लोग समुद्र के अंदर लैंडिंग कर देते हैं, लेकिन प्रेशर के कारण इनका प्लेन धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगता है। हैरोल्ड का बेल्ट तो निकल जाता है, लेकिन टोनी और जिन, इनका जो सीट बेल्ट रहता है वो खुलता ही नहीं है और एयरक्राफ्ट के साथ ये लोग भी नीचे डूबना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि दोनों भी एयरक्राफ्ट के साथ डूब जाए, इनकी बेल्ट खुल जाती है और ये दोनों भी तैरते हुए ऊपर आ जाते हैं। जहाँ पे हैरोल्ड था उसके पास एयरबोट भी होती है और ये तीनों भी उस एयरबोट पे बैठ जाते हैं, लेकिन इनके पास ना तो कोई खाने और पीने का सामान था। ये लोग दरअसल साउथ पैसिफिक महासागर में लैंड कर गए थे और इसके बारे में इन्हें कुछ भी अता पता नहीं था और आसपास दूर दूर तक जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं था, लेकिन उन्हें पूरा यकीन था जल्द ही यूएस नेवी यहाँ पे आएगी और तीनों को बचाएगी। और तभी इन्हें आसमान में एक यूएस नेवी का एयरक्राफ्ट जाते हुए दिखाई देता है। तभी हैरोल्ड कहता है कि हमें पानी में से अपना पैराशूट खोल देना चाहिए ताकि पैराशूट को देख के उनका ध्यान हमारे तरफ जाए, क्योंकि ये जो एयरबोट होती है वो काफी छोटी थी और इतने ऊंचाई से एयरबोट नहीं दिख सकती थी, लेकिन इनके पास पैराशूट भी नहीं होता। समुद्र में एयरक्राफ्ट के साथ डूब चुका था और ना तो इनके पास फ्लेयर गन होती है जिसे जलाकर ये लोग इशारा दे सकते थे। यहाँ पर ये तीनों भी अपनी लाइफ जैकेट निकालते हैं और उसे हिलाना शुरू करते हैं, लेकिन वो एयरक्राफ्ट इतने दूर होता है उन्हें देख ही नहीं पाता और चला जाता है। हैरोल्ड कहता है कि ये एयरक्राफ्ट दरअसल हमें ही ढूंढने के लिए आए थे और हमारे पास ये आखिरी मौका था। लेकिन तभी टोनी कहता है कि तुम सही कह रहे हो, ये लोग एक ही जगह पे बार बार ढूंढने के लिए नहीं आएंगे, यानी अब इन्हें खुद ही किसी भी तरह से यहाँ से निकलना था। लेकिन ये तीनों भी मन ही मन जानते थे कि ये लोग यहाँ पे फंस चुके हैं और बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। अगर जापानीज ने देख लिया तो वे लोग उन्हें पकड़ लेंगे। हैरोल्ड फिर सबको कहता है कि वो अपने जूते निकालो क्योंकि यह सफर बहुत ही लंबा होने वाला है। लेकिन इनकी एयरबोट बहुत ही छोटी होती है, उसमें कोई भी सामान रखने की जगह नहीं होती, इसीलिए हैरोल्ड कहता है कि हमें अपने जूते फेंकने होंगे और इसके बाद टोनी और जिन जूते समुद्र में फेंक देते हैं, लेकिन हैरोल्ड नहीं फेंकता और जिन पूछता है कि आपने अपने जूते क्यों नहीं फेंके, जिस पे हैरोल्ड कहता है अगर जमीन आई तो हमें किसी एक के जूते तो लगेंगे ही, इसीलिए मैंने अपने जूते नहीं फेंके। और इसी तरह समुद्र में इनका पहला दिन बिना खाना और पीने का चला जाता है। इनकी एयरबोट बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, इसलिए तीनों एक साथ सो भी नहीं पाते, इसीलिए ये लोग बारी बारी करके सोने लगते हैं। रात को हैरोल्ड को काफी प्यास लगने लगती है, इसीलिए वो अपने ही जूते में यूरिनेट करके उसे पी जाता है, क्योंकि वो जानता था कि इन्हें पानी अब यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। अब अगली सुबह हैरोल्ड जो कि एक पायलट होता है और डायरेक्शन अच्छी तरह से जानता था, वो इन्हें बताता है कि हम समुद्र में फंस चुके हैं और हमारी बोट दरअसल हवाई की तरफ जा रही है, जो कि यहाँ से 1900 माइल्स दूर है और हमारे पीछे जो है वो साउथ अमेरिका था जो यहाँ से 6000 माइल दूर है और हम इसी तरह अगर चलते रहे तो कुछ ही हफ्तों में पहुँच जाएंगे। लेकिन टोनी का मनोबल इससे कुछ बढ़ता नहीं है। इनफैक्ट वो कहता है पहुँचना तो छोड़ो, हम भूख और प्यास से ही मारे जाएंगे। लेकिन तभी जीन कहता है पानी में बहुत सारी मछलियां हैं, हमें कुछ ना कुछ करके इन्हें पकड़ना चाहिए। अब इन्हें एयरपोर्ट पे थोड़ा बहुत सामान मिलता है, उसमें एक मैगजीन भी होती है और उसके अंदर एक स्प्रिंग होती है। ये लोग उस स्प्रिंग से मछली पकड़ने का कांटा बना लेते हैं और उस कांटे को एक रस्सी डाल के पानी में डालते हैं और तभी इनके कांटे में कुछ फंस जाता है। ये लोग खींचने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन खींचने के कारण रस्सी टूट जाती है और उसमें कांटा नहीं होता। जीन कहता है मैं जाके देखता हूँ और मुझे गर्मी भी बहुत लग रही है, इसीलिए जीन पानी में कूद जाता है।
अब गर्मी के कारण टोनी भी सोचता है कि वो भी पानी में कूद जाएगा, लेकिन हेरोल्ड उसे रोकता है और कहता है कि मैंने सुना है इस पानी में शार्क है। और जब ये बात जीन सुनता है तब वो भी जल्दी से वापस बोट पर आ जाता है। अब देखते ही देखते इन लोगों को इस बोट पर 5 दिन हो जाते हैं। ये लोग इस विशाल समुंदर में थे, लेकिन उसका पानी नहीं पी सकते थे और ना ही खाने का एक निवाला इन्होंने खाया था। तीनों भी काफी कमजोर हो गए थे और जब टोनी बर्दाश्त नहीं कर पाता वो समुंदर का पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन हेरोल्ड उसे रोकता और कहता है कि ये पानी तुम्हारे शरीर को और भी सुखा देगा। दरअसल ये तीनों भी हेरोल्ड के कारण ही यहाँ पे फंसे होते हैं। दरअसल वो वेस्ट की तरफ जा रहा होता है और वो जिन से कंफर्मेशन मांगता है कि क्या हम सही जा रहे हैं, और रेडियो पर जिन को बताया जाता है कि तुम्हें ईस्ट जाना है। और हेरोल्ड की ही गलती के कारण ये लोग रास्ता खो देते हैं और पेट्रोल खत्म होने की वजह से अब ये लोग समुद्र में फंस गए थे। अब अचानक से हेरोल्ड को याद आता है कि उसकी शर्ट की जेब में एक पेंसिल है, जिसे वो बहुत ही खुश हो जाता है। वो पेंसिल निकालता है और कहता है इससे हम एक मैप बनाते हैं जिससे पता चले कि हम एग्जैक्टली कहाँ पे हैं। इसके बाद वो अपने एयरपोर्ट पर ही एक मैप बनाना शुरू कर देता है, जिसके बाद उसे अपने लोकेशन के बारे में जब पता चलता है तब वो कहता है कि हमें अपने बोट को हवा के साथ बहने से रोकना होगा। और वो लाइफ जैकेट से इनके पास जो सामान होता है उससे एक लंगर बनाते हैं, जिससे इनकी बोट एक जगह पर स्टेबल हो जाएगी और जब हवा का रुख बदलेगा तब ये लोग लंगर को निकाल देंगे ताकि बोट उसी तरफ जाए जहाँ पे इन्हें जाना है। अब ये लोग लंगर बनाकर पानी में डालते हैं जिससे इनकी बोट स्टेबल हो जाती है और इसके बाद ये भगवान को प्रार्थना करने लगते हैं। इन्हें अपनी मौत भी सामने दिखाई दे रही थी। अपने इस आखिरी पल को सामने देखते हुए जिन कहता है कि हमने जिंदगी में सभी काम अच्छे नहीं किए हैं, आज हमें आपकी मदद की जरूरत है। हेरोल्ड को भी समझ आता है कि उसके जैसे काफी सारे लोग शायद समुद्र में फंसे होंगे और वो भगवान को कहता है जितने भी लोग हमारी तरह समुद्र में फंसे हैं उनकी रक्षा करना, उन्हीं में से हम लोग भी हैं, हमें आपकी मदद की जरूरत है। टोनी आगे कहता है हमें बारिश की बहुत ही जरूरत है ताकि हम पानी पी सके, इसीलिए प्लीज भगवान बारिश करा देना। लेकिन इनके प्रार्थना करने के कुछ समय के बाद भी बारिश नहीं होती। इस बात से टोनी काफी नाराज हो जाता है। जीन कहता है कि भगवान को थोड़ा वक्त दो। अब देखते ही देखते रात हो जाती है और जब ये सब लोग सो रहे होते हैं तब भी बारिश होना शुरू हो जाता है और कई दिनों के बाद आज पहली बार ये लोग बारिश की बूंदे पी लेते हैं, जिसके कारण ये लोग बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि उनका पूरा शरीर डिहाइड्रेट हो चुका था। अब अगले दिन हम देखते हैं जीन कई दिनों से मछली पकड़ने का कोशिश कर रहा था। हेरोल्ड मजे में कहता है कि मैंने तुमसे ज्यादा पेशेंस रखने वाला फिशरमैन नहीं देखा है। तो जीन कहता है कि मैं जिस टाउन से आया हूँ वहाँ पर एक कहावत है, यू डोंट कैच यू डोंट ईट। लेकिन जीन भी धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट हो चुका था, इसीलिए अपनी जेब से वो चाकू निकालता है और हेरोल्ड उसे कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है इस चाकू को हमेशा अपने जेब में रखना क्योंकि ये चाकू एयरपोर्ट में छेद कर सकता है। लेकिन जीन उसकी बात नहीं सुनता और पानी में मछली का इंतजार करना शुरू कर देता है और जैसे ही उसे पानी में मछली दिखाई देती है वो उस पर वार कर देता है, लेकिन उसे लगता है कि उसने बोट पर ही चाकू मार दिया है। तभी हेरोल्ड उसे कहता है कि चाकू निकालना मत, क्योंकि अगर उसने चाकू निकाल दिया तो धीरे धीरे पानी भरने लगेगा बोट में। लेकिन तभी जिन देखता है कि उसने चाकू एक छोटे शार्क को मारा था। ये देखते ही वो उसे अपने राफ्ट में खींच लेता है, उस मछली को मार देते हैं और इसी तरह पूरे 1 हफ्ते के बाद ये लोग खाने का पहला निवाला खाते हैं, जिसके कारण ये लोग बहुत ही खुश होते हैं और इनके शरीर में भी अब एनर्जी आ जाती है। तभी हेरोल्ड कहता है कि जब मैं घर जाऊंगा तब मेरी पत्नी मुझसे बहुत ही नाराज होगी। वो इन दोनों से भी पूछता है कि क्या तुम्हारी शादी हुई है, तो टोनी कहता है कि मेरी शादी नहीं हुई है लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड है, और जीन कहता है ना तो मेरी शादी हुई है ना मेरी गर्लफ्रेंड है। तो टोनी जिन से कहता है कि तुम अब जब वापस जाओगे तो तुम मेरी बहन को डेट करना, वो बहुत ही खूबसूरत है। और जब ये लोग बातें कर रहे होते हैं तभी शार्क इन्हें घेर लेते हैं। काफी देर तक इनके बोट के आसपास घूमने के बाद इनकी किस्मत अच्छी होती है, इसीलिए शार्क इनके बोट पर अटैक नहीं करते। लेकिन जैसे ही दिन बीत जाता है ये लोग वापस कमजोर होना शुरू होते हैं और इन्हें बहुत भूख लगने लगती है। और एक रात जब जिन पानी के अंदर हाथ डालकर बैठा होता है तभी एक शार्क उसके हाथ पर हमला कर देता है, जिससे उसके हाथ को जख्म होती है। लेकिन जिन की किस्मत अच्छी होती है कि उसके हाथ में बहुत ज्यादा चोट नहीं आती। और तभी जिन को लगता है कि सामने कुछ तो जगह है, शायद कोई आइलैंड है, और वो टोनी को दिखाता है। लेकिन टोनी कहता है सामने कुछ भी नहीं है।
क्योंकि अब इतने दिन पानी में रहने के कारण इन्हें अजीब अजीब सपने और वहम होना शुरू हो गया था। अब देखते ही देखते 15 दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि टोनी के हाथ में उसकी गन होती है। तभी जिन उसे कहता है तुम अपनी गन मुझे दो और बिल्कुल भी आवाज मत करना। तभी वो देखता है कि सामने उनकी राफ्ट पर एक पंछी बैठा हुआ था। जिन उसके ऊपर गोली चलाता है और गोली उस पंछी को लग जाती है, लेकिन वो राफ्ट के नीचे समुंदर में गिर जाता है। हेरोल्ड की नींद खुल जाती है और जब वो देखता है कि पंछी समुंदर में गिरा है, वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा पानी में कूद जाता है और उस पंछी तक पहुंचने की कोशिश करता है। जैसे ही वो पंछी को उठाता है, वो देखता है कि उसके पीछे से एक बहुत ही बड़ी शार्क आ रही है और इसके पहले कि शार्क उसके ऊपर अटैक करे, वो राफ्ट के ऊपर आ जाता है और शार्क इनके एयरबोट की साइड से निकल जाता है और इसी तरह हेरोल्ड भी बच जाता है और इन्हें खाना भी मिलता है। अब 15 दिन के बाद इन्हें वापस खाना मिला था, लेकिन इतने समय एक ही जगह पे रहने के कारण इनके दिमाग पर भी असर होना शुरू हो गया था। इन्हें अजीब अजीब सपने आ रहे थे और देखते ही देखते समय बीतते जाता है और 20 दिन हो जाते हैं, जिसमें से सिर्फ 2 बार इन्होंने खाना खाया था। सुबह होने के बाद हेरोल्ड देखता है कि ये दोनों भी सोए हुए हैं और कोई भी हवा का रुख नहीं देख रहा है। ये देख वो गुस्सा होता है और दोनों के ऊपर भी चीखने लगता है कि मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया था, दोनों भी क्या सो रहे हो। लेकिन तभी जीन गुस्सा होता है और कहता है कि यहाँ पर देखने के लिए कुछ भी नहीं है और वैसे भी हमें आज 20 दिन हुए हैं, अब तक हमें आइलैंड पे पहुंच जाना चाहिए था, तो कहाँ है तुम्हारा आइलैंड। तो हेरोल्ड कहता है कि मैंने उसका एक रफ मैप अपने दिमाग में बनाया था, हम जल्दी पहुंचेंगे। ये सुनकर दोनों भी हैरान और गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुमने एक रफ पिक्चर बनाई है, यानी तुम भी श्योर नहीं हो। इससे जीन बहुत ही गुस्सा होने लगता है और कहता है कि हम तुम्हारे कारण समुद्र में लैंड किए हैं, क्योंकि तुम्हें पता नहीं चला कि कौन से डायरेक्शन में जाना है। जब प्लेन में थे तब तुम अपने टारगेट को भूल गए थे और ईस्ट के जगह पे वेस्ट में चले गए थे और हमें असाइन किया गया एरिया से हम इतना दूर आ गए थे कि हमारा रेडियो भी आउट ऑफ रेंज हो गया था। हेरोल्ड भी अपनी गलती एक्सेप्ट करता है और वो कहता है कि हम लोग जब प्लेन में थे तब उसकी आंख लग गई थी कुछ सेकंड के लिए और जब उसकी आंख खुली तब उसे देखा कि वो बहुत ही दूर आ चुके थे और रेडियो भी आउट ऑफ रेंज हो गया था और बार बार घूमने के बावजूद उन्हें रेडियो की फ्रीक्वेंसी नहीं मिली, जिसके कारण पेट्रोल खत्म हुआ और इन्हें समुद्र में लैंड करना पड़ा। यानी ये सारी गलती हेरोल्ड की होती है। वो इन दोनों से भी माफी मांगता है और रोने लगता है। अब जीन उस नक्शे को उठाता है जो हेरोल्ड ने लाइफ बोट पे निकाला था। बस अब यही नक्शा हमें घर वापस लेके जाएगा। और तभी हेरोल्ड को एक आइडिया आता है। उसके पास जो शू होते हैं वो उन्हें चाकू से काट देता है और उन शूज से 2 चप्पू बना लेता है ताकि जिस भी दिशा में ये लोग जाना चाहते हैं उस दिशा में जा सकते हैं। अब इस प्लान से टोनी खुश होता और कहता है कि जो भी सबसे पहले आइलैंड देखेगा उसे बाकी के 2 लोग डिनर करवाएंगे। लेकिन इनका रास्ता अभी भी काफी लंबा था। देखते इन्हें 30 दिन पूरे हो चुके थे इस समुंदर में। एक दूसरे से बात करने की भी ताकत नहीं थी क्योंकि ये प्यासे और भूखे थे। उसी रात वापस बारिश होना शुरू हो जाता है जिससे एक बार फिर से इन्हें पानी मिलता है। लेकिन तभी ये देखते हैं कि सामने से एक बहुत ही बड़ा तूफान आ रहा है और ये उस तूफान में फंस जाते हैं। इनकी पूरी बोट उलट पलट हो जाती है। टोनी जिसको तैरना नहीं आता था वो भी खो जाता है। लेकिन तभी ये देखते हैं कि टोनी एयरबोट की ही दूसरी तरफ होता है। ये लोग एयरबोट को सीधा करते हैं और बड़ी मुश्किल से एक एक करके सबके सब एयरबोट के अंदर वापस चढ़ जाते हैं और इसी तरह इस भयानक तूफान में ये लोग रात बिताते हैं। अब अगली सुबह दिखाया जाता है तीनों बहुत ही बुरी तरह से थक चुके थे। इन्होंने भी अपना मन बना लिया था कि ये लोग अब बचने वाले नहीं हैं। ये लोग राफ्ट के ऊपर 3 जिंदा लाशों की तरह पड़े हुए थे। हेरोल्ड अपने पत्नी को याद कर रो रहा होता है तो वही जिन को टोनी की बहन समुंदर में बैठी हुई दिखाई देती है। दरअसल ये सारा उसका वहम था। टोनी ने अपनी बहन को जिस तरीके से डिस्क्राइब किया था वैसे ही उसे हैलुसिनेट होने लगता है और वो टोनी से कहता है कि मुझे तुम्हारी बहन दिख रही है, उससे मुझे प्यार हो गया। तो टोनी कहता है कि हाँ तुम दोनों भी अच्छे कपल बनोगे। हेरोल्ड ये सारी चीजें सुनकर बहुत ही दुखी होता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ इस तरह होगा, मुझे माफ कर दो। तभी टोनी काफी मुश्किल से कहता है कि हम बहुत ही दूर आ चुके हैं और इस तरह से हम नहीं हार सकते। इसके बाद वो चप्पू चलाना शुरू कर देता है और उसे देखकर बाकी के दोनों भी काफी मोटिवेट हो जाते हैं। 34वें दिन ये लोग ऑलमोस्ट लाश की तरह पड़े हुए थे। इनके पास बात करने की भी ताकत नहीं थी। उसी हालत में टोनी कहता है कि मैंने एक सपना देखा जहाँ पे मैं एक बहुत ही वार्म और गर्म खेत में था। तभी हेरोल्ड कहता है कि हाँ भाई ये सपना मैं 2 बार देख चुका हूँ। इसके बाद हेरोल्ड थोड़ा उतर कर समुंदर का ही पानी पीने लगता
है। दरअसल उसने मान लिया था कि ये लोग नहीं बचने वाले थे, लेकिन तभी जीन कहता है कि मुझे सामने कुछ हरा हरा दिखाई दे रहा है, पता नहीं शायद मैं वहम कर रहा हूँ। दोनों भी उठकर देखते हैं तो सामने उन्हें एक आइलैंड दिखाई देता है। ये लोग बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि 34 दिन समुद्र में रहने के बाद इन्हें एक छोटा सा आइलैंड दिखा था। ये लोग अपने हाथों से जोर जोर से राफ्ट को उस दिशा में ढकलना शुरू करते हैं और कुछ ही पलों के बाद ये लोग समुद्र के किनारे आकर वहां पे लेट जाते हैं। 34 दिनों के बाद उन्हें जमीन दिखाई दी थी। वहां पे ही उन्हें 2 छोटे से घर भी दिखाई देते हैं और तीनों भी उस घर की तरफ निकलते हैं। और इसी तरह बड़ी मुश्किल से रहने के बाद तीनों भी 20 फरवरी को 1942 में पुका पुका इस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। तीनों की भी जान बच गई थी क्योंकि तीनों ने भी हार नहीं मानी थी और मुश्किल से मुश्किल सफर में भी उन्हें भरोसा था कि वो किसी न किसी आइलैंड पर पहुंच सकते हैं। मूवी के अंत में हमें बताया जाता है कि तीनों ने भी ऑलमोस्ट 1000 माइल से भी ज्यादा का सफर तय किया था इस छोटे से राफ्ट में। और हेरोल्ड को नेवी से अवार्ड भी मिलता है क्योंकि उसने मुश्किल सफर में अपने क्रू को बहुत ही अच्छे से लीड किया था। लेकिन इस हादसे के बाद हेरोल्ड ने रिटायरमेंट ली थी। तो वही टोनी ठीक होने के बाद अपना करियर जो कि नेवी में कंटिन्यू करता है। और जब 1986 में उसकी मृत्यु हुई थी तब उसके अस्थियों को समुद्र में बहा दिया गया था। तो वही जिन ने भी वॉर के दौरान रेडियो मैन का काम किया था और 1946 में उसने टोनी की बहन फ्रांसिस से शादी कर ली थी। ये घटना असली कहानी पे बेस्ड थी और मूवी के अंत में हमें इन तीनों का भी असली फोटो दिखाया जाता है जो 34 दिन तक समुद्र में सफर करते हुए अपने मंजिल तक पहुंचे थे। बाय बाय।